नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम भौतिक भूगोल की और उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे चर्चा की। आज हम एक और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। अच्छे सवाल आते हैं इसमें से भी, समुद्री जलधाराएं। तो आइए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो हैं इसमें, समुद्री जलधाराएं होती क्या है वो बात करें। देखिए, समुद्री जलधाराएं क्या है? वे विशाल जल राशियां। समुद्री जलधाराएं क्या है? वे विशाल जल राशियां जो भूमध्य रेखा से जल को ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से जल को कहां? ध्रुवों की ओर, और ध्रुवों से ठंडा जल भूमध्य रेखा की ओर लेकर आती है, उन्हें समुद्री जलधाराएं कहा जाता है। वापस बोलता हूं, वे विशाल जल राशियां जो समुद्र के भीतर सतह के नीचे चलती है, समुद्र की जो सतह दिखती है ना आपको, उनके नीचे होती है विशाल जल राशियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को लेकर जाती है, वो समुद्री जलधाराएं कहलाती है। बात समझ रहे? देखिए, समुद्र का जो ऊपर आपको दिखता है, लेवल जो आपको दिखता है ना, उस पर तो जब पवनें बहती हैं तो समुद्र की लहरें उठती है। बात समझ रहे? वो क्या होती है? समुद्र की लहरें होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि समुद्र के नीचे। बात समझ रहे? समुद्र से गहराई में लगभग लगभग 10 से 12 मीटर की गहराई में पानी की वे विशाल जल राशियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को लेकर जाती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? समुद्री जलधाराएं कहते हैं। देखिए, इनके चलने के कई कारण हैं। जैसे इनके चलने के लिए पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार है, पृथ्वी का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार है, हमारी जो वैश्विक पवनें हमने पढ़ी थी, ग्लोबल विंड्स पढ़ी थी ना हमने, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, वो जिम्मेदार है। पानी के तापमान का अंतर जिम्मेदार है। सतह पर तापमान हमेशा ज्यादा होता है, जबकि गहराई में जैसे जैसे बढ़ेंगे तापमान कम होता जाएगा, पानी ठंडा होता जाएगा। बात समझ रहे? दाब का अंतर जिम्मेदार है। जैसे जैसे आप समुद्र में गहराई में जाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं, ये समुद्री जल धाराओं को समुद्र के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाने के लिए मजबूर कर देती। देखिए, ये समुद्री जल धाराएं जो हैं, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। या तो ये ठंडी हो सकती हैं, या फिर ये गर्म हो सकती। बात समझ रहे? गर्म समुद्री जल धाराएं वो हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से किधर? ध्रुवों की ओर गर्म जल लेकर जाती हैं। बात समझ रहे? जबकि ठंडी जल धाराएं कौन सी हैं? जो ध्रुवों से ठंडा जल भूमध्य रेखा की ओर लेकर आती है। बात समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली क्या होता है, आप देखें तो भूमध्य रेखा पर क्योंकि गर्मी है, तो भूमध्य रेखा से तो क्या होगा कि गर्म जल जो है वो ध्रुवों की तरफ जाएगा, पर जैसे जैसे वापस ये ऊपर पहुंचती है तो ध्रुवों से आने वाला ठंडा जल वापस भूमध्य रेखा की तरफ आता है। मैंने आपसे कहा भी था, कोई भी चीज होती है हमेशा साइकिल में चलती है। पृथ्वी पर होने वाली बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो हमेशा एक चक्र में होती है। नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, आपने सबने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से इनका भी एक चक्र है। बात समझ रहे? अब देखिए, यहां पर भी फेरेल का नियम लागू होता है। फेरेल का नियम अपन ने पढ़ा था। उसमें क्या बात हुई थी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हमारी पवनें थी वो कैसी चलती थी? क्लॉकवाइज। इसीलिए यहां उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी समुद्री जल धाराएं भी चलती है ना, वो भी कैसी चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमारी जो जल धाराएं चलती हैं वो कैसी चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमारी जो जल धाराएं कैसी चलती हैं? एंटी क्लॉक। बात समझ रहे? वापस बोल देता हूं, फेरेल का नियम यहां भी लागू होता है। फेरेल के नियम के अनुसार
उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं कैसी चलती हैं, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराएं कैसी चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ रहे, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए हमारे पास दो जल धाराएं हो गई, गर्म और ठंडी। आगे बढ़े अपन, तो देखिए आपको ये पढ़ना कैसे, इसमें से सवाल कैसे आता है। देखिए हमारे पास तीन महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। बात समझ रहे। अब हर जगह पे अपन को क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत सागर, अटलांटिक में भी अपन को उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, और हिंद महासागर में भी अपन को क्या करना पड़ेगा, उत्तरी हिंद और दक्षिणी हिंद महासागर। बात समझ रहे। अब अपन इनको अलग अलग करेंगे और सभी के अंदर गर्म जलधारा कौन सी है और ठंडी जलधारा कौन सी है, इनकी चर्चा करेंगे। सवाल इसी तरीके से आता, जलधाराओं का नाम पूछ लेंगे आपसे। सबसे पहला सवाल होगा ये गर्म है या ठंडी है। दूसरा सवाल होगा ये कौन से महासागर में। बात समझ रहे। उसके बाद उन जलधाराओं के कारण अगर किसी स्थान पर कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो उन प्रभावों के ऊपर फिर अगला सवाल बन जाएगा। तो आइए बारी बारी से शुरू करें। सबसे पहले मैं लूंगा प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी पहला कौन सा ले रहा हूं मैं, उत्तर प्रशांत महासागर। देखिए एक मैप लेते हैं अपन, ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जबकि यहां पर आपको ये एशिया महाद्वीप दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखेगा। इनके बीच में जो ये बड़े महासागर का विस्तार है, यही हमारा कौन सा है, प्रशांत महासागर। आप देखिए अब उत्तर और दक्षिण का निर्धारण हम कैसे करेंगे। 0 डिग्री अक्षांश जो है, ऑलमोस्ट ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये प्रशांत महासागर को दो भागों में बांट रहा है, उत्तर और दक्षिण। तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा पर ये गर्म पानी की जलधाराएं कुछ इस तरह से चलेंगी। यहाँ पर जब ये महाद्वीप वगैरह आ जाते हैं तो इनसे टकरा कर इनकी दिशा बदल जाती है। बात समझ रहे। अब देखिए यहाँ पर ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जापान द्वीप, तो एक तो जापान द्वीप और चीन के बीच में से, और एक जलधारा इस तरीके से आगे निकल जाती है, सीधा ये गर्म पानी पहुंचता है अलास्का के तटों पर, यहाँ पर ये घूमने लग जाता है। बात समझ रहे। देखिए अब इनके कुछ नाम हैं, जैसे ये जो जलधारा आप देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा के पास जो चल रही है, उत्तर में चल रही है, तो इसे कह देंगे उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा। क्या कह देंगे, उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा। और अगर दक्षिण में चल रही है तो इसे दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा कह देंगे। ये आपको हर महासागर के अंदर कॉमन मिलेगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हर महासागर से 0 डिग्री तो गुजरेगा ही गुजरेगा। फिर देखिए ये जापान के तट के यहाँ पीछे से जो जलधारा निकल रही है, जो गर्म है, इसका नाम है क्यूरोशिवो। क्या नाम है, क्यूरोशिवो। जबकि ये जापान के तट और चीन के बीच में से जो एक जलधारा निकल रही है, इसका नाम है सुशिमा। इसका नाम क्या है, सुशिमा। ये एक गर्म जलधारा जो है अलास्का के तट पर बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, अलास्का की गर्म जलधारा। अच्छा, फिर देखिए ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से आएंगी, और यहां पर ध्रुवों से आने के लिए ये बेरिंग जल संधि है, यहां पर ओखोटस्क सागर है। तो एक जलधारा जो सीधी नीचे की तरफ आती है, इस गर्म जलधारा का नाम है ओखोटस्क, सॉरी ठंडी जलधारा का नाम क्या है, ओखोटस्क। इसी में से एक ठंडी जलधारा जो है वो जापान के तट की तरफ निकलती है। इस ठंडी जलधारा का नाम है ओयोशिवो। क्या है, ओयोशिवो। इसके अलावा ये ठंडी जलधारा जो है आगे बढ़ती हुई यहां पर अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत है, सीधा वहां जाके टकराती है। बात समझ रहे। तो इस ठंडी जलधारा का नाम क्या हो जाता है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। और फाइनली फिर वापस नीचे आते आते ये कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो देखिए आपको मैं अगर लिखूं तो मैंने गर्म जलधाराओं में कौन कौन से बड़ा नाम लिखा। एक तो लिखा है सुशिमा, एक मैंने लिखा है
क्यूरोशिवो, और एक मैंने लिखा है अलास्का। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। दक्षिण प्रशांत महासागर, सॉरी, ये ठंडी जलधाराओं की बात करें यहां पर ही, तो कौन कौन सी है आप देखें। ओयोशिवो, ओखेटस और कैलिफोर्निया। ये नाम याद रखने हैं आपको, साथ ही साथ गर्म है या ठंडी है ये भी ध्यान रख। तो ये कौन सा भाई था, ये था उत्तरी प्रशांत महासागर। कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब अपन करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर में आप देखें, एक मैप और ले लेते हैं अपन। पहले 0 डिग्री खींचेंगे, ये हमारा 0 डिग्री, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है हमारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पहले गर्म जल धारा देखे तो मैंने आपसे कहा था कि पहले तो विषुवत रेखा के साथ साथ ही चलेंगे, बात समझ। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का तट आ जाता है तब ये घूम जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अपना जो ग्लोब है ना, ग्लोब के दक्षिणी हिस्से में, जैसे हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब का जो यहाँ पे दक्षिणी हिस्सा है 40 डिग्री के बाद में, ये हिस्सा एकदम खाली है। यहाँ पर महाद्वीप नहीं है, यहाँ पर महासागर है लंबे लंबे, मतलब बीच में कोई भूमि है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पवनें भी बहुत तेज गति से चलती हैं, और ये जो जल धाराएं है ना, ये भी बहुत तेज गति से चलती है। तो एक ठंडे पानी की जल धारा बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं पश्चिमी प्रवाह। पश्चिम से आती है ना, इसलिए इसका नाम क्या होता है, पश्चिमी प्रवाह। बात समझ रहे? ये ठंडी जलधारा यहाँ पे आके सीधा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है, और यहाँ पर एक देश है पेरू। कौन सा? पेरू, वहां तक पहुंच जाती है। इसीलिए इस ठंडी जलधारा को बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। क्या बोलते हैं? पेरू या हम्बोल्ट। गर्म जलधारा जो है यहाँ पर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होकर निकल रही है, इसलिए इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। बात समझ रहे? तो अगर इस दक्षिण प्रशांत महासागर में गर्म की बात करूं तो मुझे कौन सी मिल रही है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं ठंडी की बात करूं तो यहां पे मुझे मिलती है ठंडी में मुझे यहाँ कौन मिलती है? एक तो पश्चिमी प्रवाह और एक मिलती है पेरू या हम्बोल्ट। बात समझ रहे? ये कौन सा हमारा महासागर हो गया? ये हमारा हो गया दक्षिणी प्रशांत, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में गर्म में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठंडी में पश्चिमी पवन प्रवाह और पेरू या हम्बोल्ट। अब देखिए यहीं पर एक घटना होती है, आपने उस घटना का नाम सुना होगा, अल नीनो या ला नीनो। बात समझ रहे? क्या है देखो, थोड़ा पढ़ते हैं। देखो अल नीनो और ला नीनो क्या है, उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अभी मैंने आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में जल धाराएं कुछ इस प्रकार से खींच के बताई थी ना, है ना। आप देखें ये उत्तरी विषुवती है, और ये क्या है? दक्षिणी विषुवती है। एक जलधारा देखो आप क्लॉकवाइज जा रही है ना, नीचे वाले में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। हर 4 से 5 साल में क्या होता है, वैसे तो क्या है, इनके बीच में एक और जलधारा चलती है भूमध्य रेखा पर, जो उल्टी डायरेक्शन में जाती है। जो कैसी डायरेक्शन में जाती है? ऑलमोस्ट भूमध्य रेखा के ऊपर चलती है। वो कैसे जाती है? जो उल्टी डायरेक्शन में जाती है। ये भी गर्म होती है, ये पानी भी कैसा होता है? गर्म होता है। ये गर्म जलधारा वैसे तो साल भर चलती है, परंतु हर 4 से 5 साल में क्या होता है,
जब इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, इसके तेज होने का कारण भी बताया जाता है, उसके तेज होने का कारण है एनसो, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के इस तटों के ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर बन जाता है ना, जबकि पेरू के तटों के ऊपर गर्मी के कारण लो प्रेशर बनता है। तो यहां से ये गर्म पानी बड़ा तेजी से जो है हाई से लो की तरफ भागता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, वैसे तो क्या है, ये पेरू का जो तट है, पेरू के तट के पास में जलधारा कैसी चल रही है? ठंडे पानी की जलधारा चल रही है ना। तो ठंडा पानी है तो कोस्ट भी ठंडा रहेगा, वातावरण में भी ठंडक रहेगी। तो जहां कहीं पर भी ठंडक होती है तो प्रेशर कैसा रहता है? हाई प्रेशर रहता है। परंतु जब यहां से ये गर्म पानी चलता हुआ पेरू के तट पर पहुंचेगा, पेरू के तट पर पहुंचेगा, तो ये क्या करता है, इस पेरू के तट को ठंडे की बजाय क्या कर देता है? गर्म कर देता है। वापस बोल, नॉर्मली पेरू के तट के ऊपर पेरू या हम्बोल्ट की ठंडे पानी की जलधारा चलती है, जो कि पेरू के तट को कैसा रखती है? ठंडा रखती है। परंतु हर 4 से 5 वर्ष में पेरू के तट पर एक प्रतिविषुवतीय जलधारा, इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिविषुवतीय। प्रतिविषुवतीय मतलब विषुवत पर चलने वाली जलधाराओं की उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। प्रत्येक 4 से 5 वर्ष में एक प्रतिविषुवतीय जलधारा पेरू के तट पर पहुंचती है और वो पेरू के तट पर बनने वाले हाई प्रेशर के स्थान पर लो प्रेशर की गतिविधियां कर देती हैं, लो प्रेशर की स्थिति बना देती हैं। बात समझ रहे हैं? इससे क्या होता है, अब देखिए इस तरफ हिंद महासागर है, यहां पर क्या है? हिंद महासागर। बात समझ रहे हैं? और ऑलमोस्ट आप चलेंगे तो यहां पर हमारा भारत देश है, यहां पर हमारा कौन सा? भारत देश है। बात समझ रहे? हिंद जब हमारे यहाँ पर गर्मियां वगैरह होती हैं तो हिंद महासागर पर भारी ठंड पड़ रही होती है ना। हिंद महासागर पर ठंड के कारण क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। जबकि भारत में जब गर्मियां होती है तो भारत के अंदर मैंने आपको वो ITCZ वाला सिस्टम बताया था, मध्यवर्ती मैदानों पर क्या निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। तो हिंद महासागर से नमी वाली हवाएं कहां पर बढ़ती हैं? ये भूमध्य सागर से चलने वाली नमी वाली हवाएं सीधा कहां बढ़ती हैं? भारत के इन मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है। बात समझ रहे? तो क्या होता है, हाई प्रेशर को क्या चाहिए? लो प्रेशर। उसको मिल रहा है यहाँ पे भारत में, तो ये आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब पेरू के तट पर भी लो प्रेशर बन जाता है। हालांकि आप देखें तो पेरू में और यहाँ हिंद महासागर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे? बट फिर भी क्या होता है, ये दक्षिण हिंद महासागर पर बनने वाला हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं भारत वाले लो प्रेशर की तरफ जाऊं या मैं पेरू वाले लो प्रेशर की तरफ जाऊं। भाई हाई प्रेशर को तो क्या चाहिए? लो प्रेशर चाहिए ना। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भारत की तरफ जाऊं या पेरू की तरफ जाऊं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये मानसून बिखर जाता है। बात समझ रहे? ये मानसून जिसको सिर्फ भारत की तरफ आना चाहिए था, ये मानसून बिखर जाता है, टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। किसके कारण? कि हर 4 से 5 साल में एक प्रतिविषुवतीय गर्म जल धारा ने जाकर पेरू के तट को गर्म कर दिया है। बात समझ रहे? इसी प्रतिविषुवतीय जल धारा का ही नाम है अल नीनो। इसी प्रतिविषुवतीय जल धारा का ही क्या नाम है? अल नीनो। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती। बात समझ रहे? अल नीनो का एक छोटा भाई है ला नीनो। अल नीनो का एक छोटा भाई कौन है? ला नीनो। बात समझ रहे? अल नीनो, ला नीनो ये एक ही जलधारा को बोलते हैं। ये प्रतिविषुवतीय जलधारा जो जा रही है ना, ये ऑरेंज कलर में जो बनाई मैंने, यही है। अल नीनो भी यही है, ला नीनो भी यही है। बस फर्क इतना सा है, जब ये प्रतिविषुवतीय जलधारा तेज गति से चलती है, इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है प्रतिविषुवतीय जलधारा की, तब तो ये कहलाती है अल नीनो। और जब ये साल भर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब ये क्या कहलाती है? ला नीनो। ये जलधारा जितनी धीमे चलेगी आगे, उतना ही ज्यादा पेरू के तट पर हाई प्रेशर बनेगा। जितनी ज्यादा धीमे चलेगी उतना ही पेरू के तट पर हाई प्रेशर बनेगा और उतना ही भारतीय मानसून मजबूत होगा। तो ला नीनो जो है ये भारतीय मानसून को मजबूत करती है
परंतु जब ये तेज चलने लग जाएगी तो ये पेरू के तट पर पहुंचकर क्या करेगी, निम्न दबाव का क्षेत्र बनाएगी। बात समझ रहे? और इससे भारतीय मानसून कमजोर होगा, वो बिखर जाएगा। तो अल नीनो तो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, जबकि ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है। बात समझ रहे? तो जरूर याद रखिएगा, ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा तो कैसी है, ठंडी है, जबकि ये अल नीनो या ला नीनो जो दोनों ही कैसी हैं, गर्म जलधाराएं हैं। बस फर्क क्या है अल नीनो ला नीनो में, अल नीनो तेजी से चलती है और भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ला नीनो धीमे धीमे आगे बढ़ती है और भारतीय मानसून को मजबूत करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला जो हमें लेना है वो लेना है अटलांटिक महासागर। तो ये देखिए, हमने एक अटलांटिक महासागर का मैप लिया है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में जिस महासागर का विस्तार है वो हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और ठीक रहेगा। देखिए फिर से वही बात, 0 डिग्री से शुरू करना पड़ेगा। देखिए ये है हमारा 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री। ठीक है, उत्तर वाला उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक। सेम बात, देखो उत्तरी अटलांटिक में क्या होता है, इस तरह गर्म पानी की जलधाराएं चलती। यहाँ पे क्यूबा द्वीप है, क्यूबा। ठीक है, यहाँ पर जब ये गर्म पानी पहुंचता है तो ये कहलाता है, ये जलधारा कौन सी कहलाती है, केनी की गर्म जलधारा। इसमें से ही एक जलधारा जो है यहाँ अंदर पहुंचती है, इसे कहा जाता है एंटलीज। क्या कहा जाता है, एंटलीज। जो जलधारा यहाँ पहुंचती है, आपको एक छोटी सी पूंछ जैसी दिखाई दे रही होगी, ये जलधारा है फ्लोरिडा, गर्म ही है। हाँ, इसके बाद ये जलधारा जब इस तरह से आगे बढ़ती है तब इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। का नाम क्या हो जाता है, गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बहते हुए आगे तक जाती है यूरोप के उत्तरी भागों तक, तब इसका नाम क्या हो जाता है, नॉर्वे की गर्म जलधारा। बात समझ रहे? यही जलधारा जब नीचे यहाँ पर पुर्तगाल के तट पर आती है तब यहाँ पर इसका गर्म जलधारा का नाम होता है रेनल। क्या नाम होता है, रेनल। उत्तरी अटलांटिक में सबसे ज्यादा गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा है। तो देखो मैं एक बार गर्म जलधाराओं के नाम लिख रहा हूं। गर्म जलधाराओं में कौन कौन सी है, एंटलीज, केनी, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे और रेनल। बात समझ, सारी गर्म। अब देखो ठंडी जलधाराओं की अगर मैं बात करूं तो ठंडी जलधाराओं में आप देखिए यहाँ पे, यहां से एक जलधारा नीचे उतरती है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बिल्कुल पश्चिम से ये नीचे आती है। इस जलधारा का नाम है लेब्राडोर। इस जलधारा का नाम क्या है, लेब्राडोर। एक जलधारा इधर से आती है, इस जलधारा का नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड। क्या नाम है, पूर्वी ग्रीन। ये वाला आइसलैंड देश है, ये ना आइसलैंड। आइसलैंड के पश्चिम से जो जलधारा आगे बढ़ती है, इस ठंडी जलधारा का नाम है इर्मिंगर। जलधारा का नाम क्या है, इर्मिंगर। ये जलधारा आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक द्वीप है कनारी। यहाँ पे कौन सा द्वीप है, कनारी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है, कनारी की ठंडी जलधारा। बात समझ रहे? तो ठंडी जलधाराओं के नाम लिखूं मैं। ठंडी जलधारा में देखो कौन कौन सी हो गई, लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इर्मिंगर, कनारी। बात समझ रहे? चलिए अब देखिए क्या होता है, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। जहां कहीं पर भी गर्म और ठंडे पानी की जलधाराएं आपस में मिलती है, वहां पर मछली पालन क्षेत्र पाए जाते हैं।
जहां कहीं पर भी गर्म और ठंडे पानी की जलधाराएं मिलती हैं वहां मछलियां बहुत होती हैं, तो मछली पालन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये जलधाराएं आपस में यहाँ पर टकराती हैं। बात समझ रहे? तो जहां पर भी ये यहाँ जलधाराएं टकराती है तो विश्व का एक बड़ा मछली पालन केंद्र है, जिसे कहते हैं द ग्रेट बैंक। क्या कहते हैं? द ग्रेट बैंक। बात समझ रहे? यहाँ पे एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड। कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ही ये तट स्थित है। कौन सा? मछली पालन क्षेत्र स्थित है, कौन सा? द ग्रेट बैंक। न्यू फाउंडलैंड कनाडा देश का द्वीप। बात समझ रहे? ऐसे कैसे ये जो इंग्लैंड का है ना, इंग्लैंड का जो समुद्री तट है यहाँ पर भी ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा पहुंच, और यहाँ का पानी काफी ठंडा है, तो गर्म और ठंडे पानी के संयोग के कारण यहाँ पर भी एक मछली पालन क्षेत्र पाया जाता है, जिसे डागुर बैंक या डोगर बैंक कहा जाता है। बात समझ रहे? मछली पालन के दो बड़े क्षेत्र हैं, एक तो है द ग्रेट बैंक कहाँ? न्यू फाउंडलैंड कनाडा। एक है डॉगर बैंक, कहाँ पर? इंग्लैंड के तट के पास में। ओके, फिर आप अगर ध्यान से देखें तो ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जो है ना, ये आप देखिए कहाँ, बहुत आगे तक पूरे यूरोप के ऊपर में से जा रही है। और ये गर्म जलधारा क्या करती है? सर्दियों में भी यूरोप के तट को जमने नहीं देती। बात समझ रहे? ऐसी स्थिति में यूरोप का तट साल भर व्यापार के लिए खुला रहता है। इस जलधारा को, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। सवाल पूछा हुआ है कई बार, यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। दूसरा लें, देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, फिर से वही 0 डिग्री वाला मामला। ये 0 डिग्री आप देखिए बिल्कुल यहाँ से होकर गुजर रहा है, ये 0 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? गर्म पानी बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ता है। ये ब्राजील देश है, ब्राजील देश से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचता है। ठंडे पानी की जलधारा, मैंने कहा था ना, दक्षिणी भाग में ठंडा पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, कुछ इस तरीके से। बात समझ रहे? तो यहाँ पर एक तो ये पश्चिमी प्रवाह है ही ये ठंडा पानी। यहाँ पर एक द्वीप समूह है, ये फॉकलैंड द्वीप है। तो यहाँ की जो ठंडे पानी की जलधारा है वो कहलाती है फॉकलैंड। क्या कहलाती है? फॉकलैंड। यही ठंडा पानी जब यहाँ पहुंचता है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, यहाँ पे इस जलधारा को कहा जाता है बेंगुएला। इस ठंडे पानी की जलधारा क्या कहते हैं? बेंगुएला। और ये गर्म पानी की जलधारा यहाँ पर एक ही है, वो कौन सी है? ब्राजील। तो गर्म पानी की जलधारा में तो आपका क्या नाम हो जाएगा? ब्राजील की गर्म जलधारा। और ठंडे पानी में आपका किसका नाम हो जाएगा? एक तो फॉकलैंड और एक किसका हो जाएगा? बेंगुएला। बात समझ रहे हैं? ये है कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसमें बस ये दो ही हैं, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं अपन हिंद महासागर। अगला कौन सा लेंगे अपन? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर आप देख पा रहे होंगे। पहले 0 डिग्री खींच देता हूं मैं। देखिए 0 डिग्री, ऑलमोस्ट इस तरीके से ये 0 डिग्री हमारा देशांतर है। गर्म पानी की जलधारा पहले उत्तरी में बात करें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ठंडा पानी आने की जगह ही नहीं है। भाई ठंडा पानी कैसे आता है? ठंडा पानी ध्रुवों की तरफ से आता है। यहाँ पे ध्रुवों की तरफ से आने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो उत्तरी हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है जहां पर सिर्फ गर्म पानी की जलधाराएं चलती है, ठंडे पानी की चलती नहीं। यहां पर एक देश है सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया। उस देश के नाम पर ही हमारे उत्तरी हिंद महासागर में जो गर्म पानी की जलधारा चल रही है उसका नाम है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? सोमालिया की गर्म जलधारा। एक और बात है, देखिए यहाँ पे उत्तरी हिंद महासागर जो है ना, हमारे फेरेल के नियम का अपवाद है। जैसे फेरेल ने क्या कहा था, उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं कैसी चलेंगी?
क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। गर्मियों में तो उत्तरी हिंद महासागर में जल धाराएं क्लॉकवाइज चलती हैं, पर जब सर्दियां आती है ना, तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ तिब्बत के पठार पर एक उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है। ये इतना हाई प्रेशर, इतना तेज होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये इन जल धाराओं की दिशा बदल देती। ये जल धाराएं जो हमारे हिंद महासागर में चल रही हैं, उत्तरी हिंद महासागर में, ये सर्दियों में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। तो फेरेल के नियम का हमारा ये उत्तरी हिंद महासागर अपवाद है, जहां पर गर्मियों में तो जल धाराएं क्लॉकवाइज और सर्दियों में कैसी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। कारण क्या है, तिब्बत के पठार पर एक उच्च दबाव का क्षेत्र बनना। ऐसे कैसे, अपन दक्षिणी भी यही कर लेते हैं, यही बता देता हूं मैं आपको। दक्षिणी हिंद महासागर में भी इस तरह से गर्म पानी की जल धाराएं जो चलती हैं, पश्चिमी पवन प्रवाह तो आ ही रहा है, बात समझ रहे। तो यहां पर आप देखिए, एक तो इस जलधारा का नाम है, गरम ले लेते हैं, मोजाम्बिक, और एक जलधारा का जो नाम है वो है यहाँ पर अगुलहास। कौन सी, अगुलहास। तो मोजाम्बिक और अगुलहास तो कौन सी है, गर्म जलधारा है। जबकि ठंडी जलधाराओं में देखो, एक तो हो गया ये पश्चिमी प्रवाह, एक हो गया ये वाला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। ठंडी में कौन कौन सी हो गई, एक तो पश्चिमी प्रवाह और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये है हमारी हिंद महासागर की जलधारा, ठीक है। तो दोस्तों, इन जलधाराओं में जो जो मैंने नाम लिखे आपको वो याद रखने, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा इन नोट्स पे नजर डाल लीजिए, है ना। आप इन नोट्स को आराम से पढ़िए, है ना। जो भी मैंने बोला है वो सभी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक भी चीज इधर उधर नहीं है, मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ। तो जहाँ कहीं पर भी आप बैठे हैं, ठंडे दिमाग से आराम से नोट्स को कॉपी करिए, अपने नोट्स बनाइए, चित्र जरूर बनाइएगा, बात समझ रहे हैं। चित्र वगैरह जो मैंने जलधाराएं जैसे बनाई है, एक बार अपने हाथ से जरूर बनाओ, काफी फायदा होगा आपको, ठीक है। जैसे ये हमने की थी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधाराओं को अलग से करना, ठंडी जलधाराओं को अलग से करना, सुशीमा, क्यूरोशिवो, अलास्का, उत्तरी विषुवदीय, ओकेटस, कोयोशिवो और कैलिफोर्निया। देखो ये भी एक मछली पालन क्षेत्र है, कौन सा, जापान तट। जापान तट पर क्या होता है, क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा और ओयोशिवो की ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, एग्जैक्टली यहां मिलती हैं। तो यहां पर जापान का तट भी जो है मछली पालन क्षेत्र है। जैसे वहां पे था ना द ग्रेट बैंक और डागुर बैंक, ऐसे वैसे जापान का तट भी मछली पालन क्षेत्र है। जापान के तट के पास कौन सी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही है, क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा और ओयोशिवो की ठंडी जलधारा, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी हिंद महासागर मैंने आपको बताया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधाराएं, जबकि पेरू, हम्बोल्ट और पश्चिमी पवन प्रवाह कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। उत्तरी अटलांटिक में सबसे ज्यादा थी, ध्यान रखना, एंटिलीज, केनी, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, रेनेल, फ्लोरिडा, ये सब कैसी हैं, गर्म जलधाराएं। जबकि पूर्वी ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, इर्मिंगर और कनारी, ये कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। फिर देखिए हमने किया था दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उसमें ब्राजील और दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधाराएं थी। पश्चिमी पवन पर ब्रेंगुएला और फॉकलैंड, मैंने आपको एग्जैक्टली चित्र बना के बताया था, तो ठंडी जलधाराएं हैं। फिर देखिए एक और चित्र उत्तरी हिंद महासागर का, सिर्फ गर्म पानी की जलधारा है, ठंडी कोई है ही नहीं। बाकी ध्यान रखना, उत्तरी हिंद महासागर में गर्मियों में तो क्लॉकवाइज चलती हैं, बट सर्दियों में एंटी क्लॉकवाइज समुद्री जलधाराएं चलती हैं। और लास्ट हमने किया था दक्षिणी हिंद महासागर, यहाँ पर हमने की थी गर्म में तो मोजाम्बिक और अगुलहास, ठंडी में करी थी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आराम से इनको नोट्स को भी देखो, चित्र बनाओ आराम से, बाकी जो मैंने आगे चित्र बनाया था उनको जरूर फॉलो करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा समुद्री जलधाराओं वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से हम कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।